नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूँ अध्याय 1 कक्षा 12 का जीवों में जनन। जीवों में जनन सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 की। इकाई 1 जनन, ये आपकी इकाई फर्स्ट में है आपका जनन, और जनन में है 4 अध्याय। पहला है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पादपों पर लैंगिक प्रजनन, तीसरा है मानव जनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध्याय पहले की। अध्याय 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन। जीवों में जनन में पहली जो आपकी हेडिंग है वो सबसे पहले है जीवन अवधि। जीवन अवधि। जीवन अवधि। जीवन अवधि जीवन अवधि का मतलब है कि जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यह जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि को, जो जीवन अवधि होती है हमारी, जैसे कोई हमारी अवधि है या कोई है, तो मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो माना मेरी मृत्यु 2050 में हुई, तो मेरी अवधि जीवन अवधि क्या होगी? 50 साल। जो बीच का समय है वही जीवन अवधि कहलाएगी। जैसे ही कई वृक्षों में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, अब उनकी जीवन काल होता है 200 वर्ष है, पीपल का पेड़ है 200 वर्ष है, जामुन का पेड़ है 50 वर्ष है या 100 वर्ष है, जो भी है, पर लेकिन जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जो जीवन अवधि कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कि जो जीवन अवधि होती है, जीवन अवधि जैसे मान लो कि हम हैं, तो हमारी जीवन अवधि कितनी है? हम कितने साल जिएंगे? मान लो 70 या 80 या 100, जितने भी जिए, तो उसके बाद जो हमारा जो जीवन है वो खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जीते हैं, हमारा जीवन अवधि है 50 साल या 100 साल, तो 100 साल के बाद में हमारा अस्तित्व मिट ना जाना चाहिए, फिर भी हम जीवित रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं बने ही रहते हैं, एक क्रम के बाद क्रम बने ही रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है जीवन अवधि? तो ये सब होता है एक जनन के द्वारा। जनन, जब कोई एक व्यक्ति, जनन कहते हैं अपने ही समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने ही समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो अब बात करेंगे जनन पर। जनन, अपने ही समान संतान उत्पन्न करना
जनन कहलाता है। अपने ही समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है। प्रकार, तो जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका, और जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो पहला होता है आपका अलैंगिक जनन, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन अब दो प्रकार के होते हैं। सबसे बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि लिंग, इसमें लिंगों का कोई भेद नहीं होता है। जैसे मादा हो या नर हो या मादा हो, तो अलग से कोई लिंगों में कोई भेद नहीं होता है। इसमें कोई लिंग ही नहीं होता है, एकल लिंग होता है, और इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन केवल सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो बात करते हैं नंबर एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसकी बात करें तो अब इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और यह संतान अपने द्वारा, संतान जैसे कोई मान लो कोई इसके संतान है, तो ये अपने द्वारा सेम अपने ही द्वारा दो संतानों का बनाती है। और जैसे एक संतान है तो एक के द्वारा दो संतानें उत्पन्न कर दे, तो अकेली केवल एक ही जनक की आवश्यकता हो रही है। इसमें कोई भी लिंगों का भेद नहीं होता है, और दो संतानें अपने ही द्वारा अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न कर रहा है, तो ये कहते हैं अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं नंबर दो लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में जो होता है वो दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। इसमें क्या होता है, दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। नर मादा। अब अलैंगिक जनन में तो एक ही नर था, कोई नहीं था, कहने का मतलब एक ही जनक था, और इसमें लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें संतान कभी भी समान नहीं होती। इसमें संतान समान होती है, और इसमें संतान कभी भी जनक के समान नहीं होती। अब बात करें लैंगिक जनन की, थोड़ा मिटा दें, चल। अलैंगिक जनन की तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे नर और मादा। नर मादा में क्या होता है कि नर बनाता है नर युग्मक। नर क्या बनाता है, नर युग्मक, और मादा बनाती है मादा युग्मक। नर बनाता है नर युग्मक और मादा बनाता है मादा युग्मक, जिसे बोलते हैं शुक्राणु
और इसे बोलते हैं अंडाणु। मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु और नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। तो ये दोनों जो होते हैं शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बनाते हैं युग्मनज। अभी आप ऊपर ले लें थोड़ा सा। लैंगिक जनन, इसमें आवश्यकता होती है नर मादा। ये बनाता है नर युग्मक, ये बनाते हैं मादा युग्मक। देखो, तो नर युग्मक जो बनाता है, नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और इसे बोलते हैं अंडाणु। ये दोनों मिलकर अंडाणु और शुक्राणु मिलकर बनाते हैं युग्मनज। युग्मनज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, अब जाइगोट से बड़ा होकर बनता है शिशु। शिशु ऐसे बनता है, नर मादा होते हैं, वो नर बनाता है नर युग्मक और मादा बनाती है मादा युग्मक, जिसे बोलते हैं अंडाणु, और नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं युग्मनज, जाइगोट, जो बड़ा होकर आगे शिशु बनता है। शिशु बनता है, शरीर का आकार कैसा बन रहा है, इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है कि शरीर का आकार कैसा बन रहा है या जो लक्षणों को जो कंट्रोल करता है वो जीन करता है। क्या करता है? जीन, जिसे हिंदी में जीन बोलते हैं। क्या करता है? जीन। तो जो नर और मादा के जो लक्षण होते हैं, जो संतान में पहुंचते हैं, युग्मक या शिशु में पहुंचते हैं, जो भी हैं, जो उनको कंट्रोल कौन करता है? जीन। और जो कंट्रोल करने के बाद इसका जिम्मेदार कौन होता है कि ऐसा बनना है, कि हमारा हाथ है या पैर है, कि ऐसा ही बनना है या इतना लंबा बनना है या इतना लंबा बनना है। तो ये ऐसा करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है इसका? वो होता है आपका जिम्मेदार होता है, उसके जिम्मेदार होता है डीएनए। उसका जिम्मेदार कौन होता है? डीएनए। तो सबसे पहले बात करें कि जो कंट्रोल करता है वो जीन करता है इन लक्षणों को, और इसका जो जिम्मेदार होता है वो डीएनए होता है, कि हाथ पैर कैसे बनने हैं, कैसे नहीं बनने हैं, ये सब इस पर निर्भर करता है। नर और मादा जब दोनों होते हैं तो ये युग्मनज बनाता है। तो युग्मनज कभी भी या शिशु कभी भी नर और मादा के द्वारा बनी गई संतान कभी भी समान नहीं होती, और जो समान नहीं होती उसी को बोलते हैं विभिन्नता। कभी कभार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि विभिन्नता किस जनन में होती है? तो लैंगिक जनन में। विभिन्नता किस में होती है? लैंगिक जनन में। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। ऐसे ही अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में मैंने बताया था आपको कि अलैंगिक जनन में जो संतान होती है वो हूबहू क्या बनती है? सेम बनती है। कहने का मतलब एक ही जनक दो संतानों में उत्पन्न होता है, और उसके जो लक्षण होते हैं, जैसे माना डीएनए, इसमें डीएनए है, इसका डीएनए है, तो डीएनए जो होता है वो डीएनए इसमें पहले अपने दोगुना करता है। डीएनए को क्या करता है? दोगुना करता है। उस दोगुना करने के बाद डीएनए जो होता है आपस में शिशुओं में बांट देता है या संतानों में बांट देता है। और जो लक्षण कहने का मतलब जो लक्षण माता पिता में थे, या कहने का मतलब पूर्वज में थे, वही संतानों में पहुंचते हैं। सेम लक्षण वही संतानों में पहुंचते हैं, और इसी प्रकार वो दो एक जैसी ही आकृति बनाता है। और अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है, जैसे मान लो आपका अमीबा है, अमीबा एक जैसा बनता है। ऐसे ही नर युग्मक नर मादा की आपको लैंगिक जनन की तो बतानी नहीं है, इंसान है, गाय भैंस, जो भी अलैंगिक जनन सेम बनाता है। इसीलिए आपको अलैंगिक जनन
अलग है, लैंगिक जनन अलग है। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इकाई है। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, जीवों में जनन और उसके जनन और प्रकार। तो धन्यवाद दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि इस लॉकडाउन में आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, जिससे कि आपके जान है तो जान है और खुश रहें। धन्यवाद।